ठीक है जी। अब अपने मेन पार्ट है जो असर्शन रीजन वाला वो करते हैं, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और जो मैं आपका इम्प्रूव करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इस पार्ट से, असर्शन रीजन क्वेश्चन से। मुझे सबसे ज़्यादा मजा आता है। और जैसा मैंने बताया, जो मेथड बताया मैंने कि पहले रीजन पढ़ो फिर असर्शन पढ़ो, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव कर दिया है। मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि सर मेरा सिलेक्शन भी हो गया इस बार एम्स में, क्योंकि मैंने असर्शन रीजन आपका मेथड फॉलो किया था और बहुत सारे मेरे ठीक भी हुए, मैं कॉन्फिडेंट भी रहा पेपर में। तो आपको भी यही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? अब देखो 46 to 60 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। ठीक है, पहले सबसे पहले 46 करते हैं। 46 में असर्शन से पहले मैं क्या पढ़ता हूँ? रीजन पढ़ता हूँ। द वैल्यू ऑफ N2 फॉर ए लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ इज 6। ये तो हमें पता है कि जब भी ये n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 5 है, 6 है, या फिर n इक्वल टू इनफाइनाइट है ऊपर जाते जाते। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 1 में आएगा, किसी से भी 2 से 3 से 4 से, उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको लाइमन सीरीज। लेकिन जब भी सेकंड में आएगा उसको क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। थर्ड से सेकंड में आए फर्स्ट बामर लाइन, फोर्थ से सेकंड में आए सेकंड बामर लाइन, फिफ्थ से सेकंड में आए थर्ड बामर लाइन, फोर्थ सिक्स से सेकंड में आए फोर्थ बामर लाइन, सेवन से आए फिफ्थ बामर लाइन, ऐसे। और फिर लास्ट लाइन आएगी आपकी इनफाइनाइट टू सेकंड। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसमें होगा, इसमें ई क्या होगा आपका? मैक्सिमम लास्ट लाइन में। और फर्स्ट लाइन जो आपकी, इसमें ई क्या होगा? मिनिमम, एनर्जी मिनिमम। और आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम और इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। और ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। और ई मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। यानी लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए आएगा? हाईएस्ट लैम्डा पूछ रहा ना आपसे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ इज 6 कि N2 की वैल्यू, N1 तो क्या हो गया अपना? N1 तो क्या हो गया? 1 हो गया ना, N1 तो 2 हो गया। और N2 कोई भी एनर्जी लेवल 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब आपका बोल रहा है कि N2 उसके लिए 6 होगा, 6 थोड़ा होगा भाई। लैम्डा मैक्सिमम के लिए N2 क्या होगा? 3 होगा, ये वाली लाइन के लिए होगा। ठीक है, तो रीजन जो दिया गया वो रॉन्ग दिया गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीजन मत बोला करो इसको, स्टेटमेंट 2 बोलो। असर्शन पढ़ो। फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 2, N2 इक्वल टू 3, 4, 5। ये बात तो मैंने बताई आपको, यानी असर्शन सही है, आंसर सी आएगा। ये तो आपको पता है N1 2 होता है और N2 कोई भी हायर वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में असर्शन से पहले मैं रीजन पढ़ता हूं। क्या बोल रहा है? द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम 2px टू 2py ऑर्बिटल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ध्यान से समझना। आप ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो, एम्स में आ भी सकता है, बहुत बेसिक चीज है। एनर्जी रिलीज पता कब होती है? जब N1 इक्वल टू 1 से 2, N1 इक्वल टू कोई हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। जैसे 3 से 1 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, 5 से 3 में आ जाए, ऊपर से नीचे आता जब, ये एनर्जी लेवल्स है। N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनमें जब ऊपर से नीचे आता है एनर्जी लेवल में। लेकिन जब अब जैसे 2p है तो 2p का तीनों ही ऑर्बिटल का px, 2px, 2py, 2pz, वो तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि उन तीनों की एनर्जी सेम है। तो 2px, 2py, 2pz की तो सेम होगी। तो ये बोल रहा है कि 2px से 2py में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो कैसे रिलीज करेगा? जब वो सेम एनर्जी लेवल पे है। तो ये स्टेटमेंट उसकी रॉन्ग है। अब असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ो। स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर 2px 2py ट्रांजिशन। भाई फिर बोल रहा है 2px से 2py में ट्रांजिशन लाइन बनेगी। कैसे बनेगी ट्रांजिशन लाइन? ट्रांजिशन लाइन तो तब बनती है जब हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, इसमें थोड़ा बनेगी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर डी आ गया। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, ये बात मान सकते हैं, जैसे 3D है, 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है 3p से, 3D से 3p में आए फिर हो सकता है एनर्जी मीट, है ना? नहीं तो नहीं होगा।
भाई 3p तो, और 3p के तो सारे सेल जो सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे होंगे ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। 3d के भी 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। तो 47 का आंसर आया डी। 48 पे आ जाएंगे। असर्शन से पहले रीजन पढ़ लेंगे। रीजन में क्या बोला, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई लैम्डा क्या बोल रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात तो सही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, सही बात है। अब दूसरी स्टेटमेंट सही है ना, पहली हमेशा सही होगी क्योंकि रीजन ओनली फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सही होता है, और ये पक्का सही है। अब ये देखना कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये मत सोचो कि इसके बीच में बिकॉज लगा दिया, देयरफॉर लगा दिया। क्या करेंगे, असर्शन पढ़ो, उसका रीजन खुद सोचो, उसको मैच कराओ इससे, फिर बात सही है कि नहीं है। तो बोलो, देखो, डी ब्रोगली इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। वो बोल रहा कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, वो ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, उनके लिए। मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, जैसे एरोप्लेन या आपकी क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है, उनके लिए, इन मूविंग पार्टिकल के लिए नहीं है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं भी वेव प्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन मेरे वेव की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है, अब मैंने वेव छोड़ी, मान लीजिए 10⁻60 मीटर वेवलेंथ की वेव छोड़ी, तो उसका मतलब ही 10⁻60 मीटर कितना छोटा हो जाएगा ना, बहुत छोटा है, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ओनली माइक्रो पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा पार्टिकल का, लैम्डा उतना ही छोटा होगा। तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं मैक्रो के लिए, ओनली माइक्रो के लिए होता है। ये बात सही है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। जो बात मैंने समझाई वही तो लिखी है सेकंड स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में असर्शन से पहले रीजन पढ़ते हैं। रीजन देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज द रेट ऑफ इमिशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसलिए क्वेश्चन डाल दिया था। देखो क्या होता है, ये अपना ना, मान लीजिए ये मैंने एक ट्यूब बनाई, ठीक है, और ये सर्किट बना लिया ऐसे। यहाँ पे मैंने एक मेटल लगाई, मेटल प्लेट, और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से लाइट डालता हूँ तो जब भी लाइट डालूंगा तो यहाँ पे फोटोन आएगा। वो फोटोन मेटल सरफेस पे उसके मेटल एटम से टकराएगा, एटम में इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, धक्का मार देगा, उसको बाहर कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो फोटोन के डालने से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब मैंने एक फोटोन डाला तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 फोटोन डालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, सफिशिएंट एनर्जी के, ध्यान रखना सफिशिएंट एनर्जी के होने चाहिए। 3 फोटोन डालूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 4 फोटोन डालूंगा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अगर मैं n फोटोन डालूंगा तो n इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यानी मैं नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहा हूँ, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और स्टेटमेंट में वो बोल रहा है उल्टा, कि जैसे ही आप नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हो, रेट ऑफ इमिशन गिरता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं, रेट ऑफ इमिशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और रीजन जब कब रॉन्ग होता है, 3rd या 4th आंसर में, यानी आपका जो फर्स्ट और सेकंड आपको कंफ्यूज करते हैं वो तो आंसर ही नहीं आएगा ना, अब तो टेंशन ही नहीं है। तो पढ़ो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। असर्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। एक बात बताओ, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, एक फोटोन डाल दिया, उससे निकल जाएगा। अगर मैं 2 डालूंगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी तो उस पर डिपेंड करेगी ना, आपने फोटोन की एनर्जी कितनी दी। फॉर एग्जाम्पल, होता नहीं ऐसा, मैं मान लेता हूँ, मतलब इतनी एनर्जी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 5 जूल चाहिए, तो अगर आप 4 जूल का फोटोन डालेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4.9 का डालेंगे तब भी नहीं निकलेगा। जब 5 जूल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तब 5 जूल एनर्जी का फोटोन डालेंगे, तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा और कोई स्पीड नहीं होगी उसकी। अगर आपने 6 जूल एनर्जी का फोटोन डाल दिया तो 5 जूल तो उसको बाहर निकाल देगा, बचा 1 जूल से वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये 1 जूल क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। और ये हो गया टोटल एनर्जी जो आपने डाली,
ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, ये कॉन्सेप्ट है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा कि फोटोन की कितनी एनर्जी है तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगी। समझ आ रहा है ना बात? तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी रॉन्ग, आंसर आएगा डी। 49 का आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 50 का मैं असर्शन पढ़ने से पहले भी रीजन पढ़ता हूँ। 50 में क्या दिया गया है रीजन में, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल सही बात है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही तो बोलता है कि 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं एक काम करूं n = 3 ले लूं, मैंने क्या ले लिया, थर्ड सेल ले ली है ना, और l = 1 ले लूं, यानी 3 और p सब सेल ले ली मैंने, ठीक है। और m = मान लीजिए इसमें 0 ले लूं, ऐसे क्या हो सकता है, -1 0 और 1 हो सकता है ना भाई, 3 ऑर्बिटल आएंगे, उसमें से भी मैं एक ही ऑर्बिटल ले लूँ, और s की वैल्यू क्या ले लूँ, +½ ले लूँ, ठीक है। तो एक की +½ आएगी तो दूसरे की s की वैल्यू -½ आएगी, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन के ये 3 वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनकी दोनों की s की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, n की, l की और m की सेम हो सकती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, किसमें, आपके एक और किसी भी ऑर्बिटल में। तो ये बात तो सही बोला है, और ये रीजन सही है, तो असर्शन भी 101% सही है। अब ये देखना है कि इसको ये वाली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है नहीं करती, करती है तो 1, नहीं तो सेकंड। अब क्या करूँगा मैं, असर्शन पढ़ूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसका रीजन खुद सोचूंगा, फिर दिए गए रीजन से मैच करवाऊंगा। तो देखो कौन सा, 50, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोरओवर इफ एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये बात तो सही है, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, बोला सेम से, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, बोला 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, अगर आपको 2 भी एक ऑर्बिटल में रखने तो उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि पॉलिस ने क्या बोला था, उसके चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए। तो ये बात इसको एक्सप्लेन भी तो कर रही है, यही बात तो मैंने बोली, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट तभी होंगे, 3 तो हो गए सेम अगर एक ही ऑर्बिटल में आ गए इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर s डिफरेंट करना तो एक की अपोजिट स्पिन सीधा, एक की उल्टा, ऐसे होनी चाहिए, और वो तब होगी जब s +½ और -½ लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए आंसर ए जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 51, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो बोलता है कि हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात तो ये है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फिल्ड से, तो इसने जो रीजन बोला ये रॉन्ग बोल दिया। अब आपको बस ये देखना कि पहली स्टेटमेंट सही है या नहीं। द फ्री गैसियस क्रोमियम एटम हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, आर्गन, भाई क्रोमियम में कितने होते हैं, 24 होता है एटॉमिक नंबर, तो 18 तो आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। इसके बाद हम 3d और 4s में डालते हैं, तो इसमें आना चाहिए 4s2 और 3d 4, 24 ऐसे होंगे। लेकिन देखो हमने क्या किया, ये किया, पहले ये देख लो हमने क्या किया, 1 2 3 4 और इसमें डाला s फुल फिल्ड है, ये इनकम्प्लीट है। एक तो केस ये बन गया। अगर मैं दूसरा केस ये बनाऊं 1 2 3 4 5 1 s 1 2 3 4 5 6, तो ये हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो दोनों हाफ फील्ड है, दोनों हाफ फील्ड है, तो दोनों स्टेबल होंगी ना। उसमें तो ओनली एस वाली स्टेबल हो रही है, इसमें दोनों सब सेल स्टेबल हो रही है, तो जिसमें दोनों सब सेल स्टेबल होंगी वो वाला माना जाएगा ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आता है और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आएगा, उसके इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होता है क्योंकि हाफ फील्ड होते हैं, और हाफ फील्ड में इनकम्प्लीट से ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड हो गए, उसमें एक कंप्लीट था बस, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। पहली स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा इसका सी, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद असर्शन फिर रीजन। असर्शन रीजन में क्या दिया गया, ए न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन में होता है, ठीक, सॉरी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है।
न्यूट्रॉन किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है, उल्टा बोल दिया। तो रीजन सही है, असर्शन भी अपने आप सही हुआ पक्का। ठीक है, फिर भी पढ़ो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इसलिए। मेरा रीजन क्या है जो मैंने सोचा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है? सेम है। इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए -5e चार्ज, तो प्रोटॉन पे +5e होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो इसलिए एटम न्यूट्रल है। तो ये बात क्या यही लिखा हुआ सेम? उसने तो ये लिखा कि उसमें न्यूक्लियस होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और वो न्यूक्लियस में होता है। ये बात तो मैंने बोली नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं करती। आंसर जाएगा आपका सेकंड यानी बी। क्वेश्चन नंबर 53 में रीजन डी सबसेल स्प्लिट्स इनटू 5 ऑर्बिटल्स, ये बिल्कुल सही बात है। डी सबसेल 5 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होती है, ये सही है, रीजन सही है आपका। असर्शन पढ़ो, 10 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर डी सबसेल। बिल्कुल सही बात है कि डी सबसेल में 10 क्वांटम नंबर वाले, अलग अलग क्वांटम नंबर वाले क्या हो सकते हैं? आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये बात भी सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं भाई, हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का अलग क्वांटम नंबर होगा, और हमारे पास अगर 5 ऑर्बिटल है तो 5 टू जा 10, तो इसलिए 10 के 10 कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5, और पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, असर्शन से पहले इसमें भी रीजन पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अरे नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई आपको ये मेटल सरफेस है, इस पे आपने क्या डाला? एक फोटोन डाला, तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के पास ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, मान लीजिए वैसे एटम में ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ये एटम अपना, तो ये एटम और न्यूक्लियस के बीच में जो टोटल एनर्जी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, मान लीजिए 5 जूल है। जब आप इसको 5 जूल से धक्का मारोगे तभी तो बाहर आएगा। अगर आप 6 या 10, 12 कितना भी मार दो उससे बाहर आएगा, या आएगा? क्या आप अगर 4 जूल से धक्का मारेंगे क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं आएगा। जैसे ही आप 5 जूल का धक्का देंगे, मिनिमम 5 देना है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 6 देंगे तो बाहर आके भी थोड़ा चलेगा, 7 देंगे और ज़्यादा चलेगा काइनेटिक एनर्जी से, 2 जूल काइनेटिक एनर्जी से। तो मिनिमम कितनी चाहिए? 5 जूल ना। तो बोल रहा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं ये रॉन्ग है। मिनिमम एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो असर्शन रीजन रॉन्ग है, असर्शन पढ़ लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, ये तो सही बात है। कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक सोडियम की अलग है, पोटेशियम की अलग है, लिथियम की अलग है। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर आएगा आपका थर्ड यानी सी आंसर आ जाएगा। 55 में रीजन पढ़ते हैं। हीलियम प्लस इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीलियम प्लस में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम प्लस में कैसे जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये स्टेटमेंट सही है। और 101% ये भी सही होगी, सही है ना? तो अब देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर दैट ऑफ हाइड्रोजन। बोला हीलियम प्लस का और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा। और आपको पता है बोर ने ये बोला था, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो या सेम इलेक्ट्रॉन है उनमें, तो उनका स्पेक्ट्रम जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सिमिलर होगा। तो अब देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिमिलर है इसलिए हाइड्रोजन का इक्वल हुआ ना। रीजन में भी तो यही बात लिखी हुई है कि हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको करेक्ट एक्सप्लेन करता है। आंसर आएगा ए, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 56 में आ रहा है रीजन। पहले असर्शन से पहले रीजन पढ़ूंगा। एल कैन हैव वैल्यूज, एल की वैल्यूज जो बता रहा है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, n+1 तक हो सकती है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और n-1 तक हो सकती है। तो रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब असर्शन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज डेजिग्नेटेड बाय 2l+1 वेयर l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं L2L+1, तो वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है 2L+1, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स L सब सेल में, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, आंसर आएगा आपका डी। एक्सप्लेनेशन पहले एक क्वेश्चन में मैं आपको दे चुका हूं, जो 45 से पहले थे, MCQ में थे। 56 के बाद आपका आएगा 57। 57 में आपको क्या करना है, रीजन मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ये बात तो सही है, बीच में न्यूक्लियस होता है छोटा सा और बाकी एम्प्टी स्पेस रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है, और ये स्टेटमेंट सही है तो ऑब्वियसली असर्शन सही होगा। अब मेरे को देखना फर्स्ट जाएगा या सेकंड जाएगा आंसर, ऑप्शन ए या बी। ए या बी चेक करने के लिए मैं असर्शन को पढ़ूंगा, उसका रीजन खुद जानूंगा। अगर वो रीजन, मेरा रीजन और ये वाला इसमें जो स्टेटमेंट 2 दी गई वो सेम है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, अदरवाइज सेकंड। तो पढ़ो अब, इफेक्ट्स फिक्स पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आर ए फ्यू, फैक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्यू आएगा। ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये सही बात है, रदरफोर्ड ने क्या कहा था भाई, कुछ तो जैसे ये न्यूक्लियस था, कुछ तो सीधे चले गए थे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, कुछ पार्टिकल्स कुछ डिफ्लेक्शन पे आया था, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ उनमें, है ना, ए फ्यू पार्टिकल्स एट सम डिफ्लेक्शन, और ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स यानी 1 आउट ऑफ 20,000 रिफ्लेक्टेड बैक एट 180 डिग्री। ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बोला, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्शन हुआ था कुछ पार्टिकल्स में। वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में आपके एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है हीलियम, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इस पे प्लस चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस इसको क्या करता है, रिपेल करता है, और वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में होता है, इसलिए उसमें से ए फ्यू पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास जाएगा वही डिफ्लेक्ट होगा। समझ आ रही बात। लेकिन क्या दूसरी स्टेटमेंट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिफ्लेक्शन का रीजन, वो लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि रीजन में तो क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, तो ये बात थोड़ी लिखी है कि उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बात लिखता तो आंसर ए जाता, नहीं तो बी जाएगा, तो इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, असर्शन रीजन। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि जो रेडियल नोड हम फाइंड आउट करते हैं ना, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l, और टोटल नोड्स आते हैं एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड यानी n-1। ठीक है, यानी हमारे रेडियल नोड और एंगुलर नोड n पे भी डिपेंड करते हैं, l पे भी, दोनों क्वांटम नंबर्स पे करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी, अजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बोल रहा है कि ओनली n पे डिपेंड करेंगे, तो रॉन्ग हो गई ना। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल आर 1 तो 3p के लिए रेडियल नोड फाइंड आउट कर लो, 3p दे रखा है, यानी n कितना हो गया 3 और l कितना हो गया, मैं रेडियल नोड फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले, n इक्वल टू 3, l -1 और -1 इक्वल टू 1 आ गया। एंगुलर नोड फाइंड आउट कर लो, l इक्वल टू 1, l होता ना, तो 1 1 आ गए दोनों। ये स्टेटमेंट तो सही है, आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। असर्शन रीजन 59, इट बिलोंग्स टू डी ऑर्बिटल। अब मुझे ये नहीं पता चला, रीजन में इसने बोला इट बिलोंग्स टू डी ऑर्बिटल, किसकी बात कर रहा है मुझे नहीं पता, तो मुझे अब पहली स्टेटमेंट पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे रीजन समझ में ही नहीं आया, तो रीजन कहीं ना कहीं उसके मैचिंग करा रहा है उससे। लिखो असर्शन, देखो, शेप एसोसिएटेड विद द पार्टिकल डेजिग्नेटेड बाई n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1 इज डबल डम्बल शेप। ये क्या होता है, 2p, और 2p का क्या होता है आपको पता है कि डम्बल शेप आएगा ये वाला। डबल डम्बल तो किसका आएगा, d ऑर्बिटल्स का आएगा, ये आएगा ना डबल डम्बल, तो आपके d ऑर्बिटल का।
ये वाला डबल डम्बल, ये डबल डम्बल है ना, सिंगल डबल किसका आएगा, 2p का। यानी वो बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल के पास डबल डम्बल शेप है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और असर्शन रॉन्ग है, तो आंसर फोर्थ जाता है। वैसे ही पढ़ लो कि इट बिलोंग्स टू डी ऑर्बिटल, और मैंने क्या बताया 2p ऑर्बिटल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 60 में असर्शन और रीजन, हाइड्रोजन प्लस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, रीजन पढ़ रहा है H प्लस के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास यार एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी आपने निकाल लिया, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, और फिर भी बोल रहे हो कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग स्टेटमेंट है। मारोगे क्या बेचारे को, बिल्कुल ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल भी लिया और फिर भी बोल रहे हो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो गलत बात है ना भाई, रात को 3 बजे गलत बातें बोल रहा है कि हाइड्रोजन प्लस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कैसे होगा यार। इन हाइड्रोजन एटम when electron jump from 1s to 2s orbital atom becomes cation। बोल रहा है कि हाइड्रोजन में 1s से 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्रोजन कैटायन बन जाएगा। अरे कैटायन तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, 1s से 2s में जाने में तो आपका ऑर्बिटल में ही रहेगा ना, एटम में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो बोला वो कैटायन बन जाएगा। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग बोल दी इतनी रात में, तो डी आंसर आएगा इसका भी। तो ये थे आपके MCQ, ठीक है। और MCQ मेरे को बताते बताते आपको टाइम हो गया पूरा एग्जैक्ट 2:50, 2:50 हो गए रात के नहीं, मेरा तो सुबह ही हो गया दोबारा, है ना। देखो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात लगे पड़े हैं, नहीं तो मैं चाहूँ तो ये सारे क्वेश्चन 1 घंटे में निपटा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो कॉन्सेप्ट ही बताने हैं, सॉल्यूशन भी बताने हैं, ठीक है। अब आपका भी फर्ज है वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना, टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेरा जो मोटिव है या मेरा जो आगे मैसेज है स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का, बच्चों को असर्शन रीजन सिखाने का, बच्चों को अच्छा पढ़ाई का मौका देने का, तो वो मेरे पास उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। मेरा मीडियम हो आप, और आप ही मेरे लिए काम कर सकते हो। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, तो बस आपको थोड़ा सा काम करना है। कभी कोई फ्रेंड मिल जाए, भाई अगर केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज नहीं है तो एक बार सर की ट्राई करके देखो, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। वो ट्राई करेंगे तो अच्छा, तो आपको पता उनको भी लगेगा, तो वो भी ले लेंगे, तो उनका ही भला हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट सीरीज ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि जब हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारा भी होता है। जब आप गुडविल रखोगे ना दूसरे के लिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये टेस्ट सीरीज शेयर करते रहें, है ना, और पढ़ते रहें। जैसे मैं दिन रात आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कभी दिन में कभी रात में, वैसे ही आप भी दिन रात पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो अपने सर के साथ शेयर करते रहें, है ना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ आपकी। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।